प्रोग्राम खास मुलाकात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। खास मुलाकात का आज का ये एपिसोड वाकई अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम उत्तर प्रदेश की सियासत में अलग पहचान रखता है। ये सैदराजा विधानसभा सीट के पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और चंदौली की धरती पर डब्ल्यू के नाम से मशहूर मनोज कुमार सिंह जी। इनका राजनीतिक सफर किसी बॉलीवुड के सिनेमा से कम नहीं। 2012 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरकर इन्होंने न सिर्फ माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को कड़ी टक्कर दी, बल्कि शानदार जीत हासिल कर सियासी गलियारे में एक तहलका सा मचा दिया। धोती कुर्ते में क्रिकेट खेलने का शौक हो या फिर खेतों में ट्रैक्टर चलाने का जुनून, आपकी सादगी और जनता से जुड़ाव ही आपकी असली ताकत भी है। और आपकी विधानसभा में जब आपको किसी ने मदारी का नाम दिया तो आपने अपने लिए एक बंदर भी पाल लिया और उसे अपने इशारों पर नचाकर लोगों को खूब करतब भी दरअसल दिखाए। जनहित से जुड़े कई मुद्दों की वजह से कई मुकदमे भी आप पर दर्ज हैं, और मुकदमे में तो यह भी जिक्र है कि आपको काला जादू भी आता है, इसलिए लोग आपके कायल हो जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं, जब कोई अपने समर्थकों में अपने इलाके के लोगों से बेपनाह मोहब्बत करे तो शायद लोग कायल ही नहीं दीवाने भी हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, जब आपके लोगों को कोई 21 रुपए का निमंत्रण दे तो आप सामने वाले पर बकाया नहीं रखते, उन्हें 51 रुपए की सौगात देकर निमंत्रण दे देते हैं। भले ही आप अभी सत्ता में विराजमान नहीं हैं, लेकिन जीतने वाले से ज्यादा चर्चे आपकी हार के हैं। किसानों के हक के लिए मुखर आवाज उठाने वाले, सत्ता के खिलाफ बेबाकी से बोलने वाले और अपने इलाके के हर नौजवान की धड़कन को समझने वाले इस चेहरे ने हमेशा जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी है। हाल ही में गुरैनी पंप कैनाल के धरने में आपके किरदार ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि आप जनता के सच्चे सेवक हैं और उनके बीच के हैं। आज इस खास मुलाकात में हम इनसे उत्तर प्रदेश के मौजूदा सियासी हालात, राजनीतिक अनुभव और समाजवाद की जरूरत पर करेंगे तफसीली बातचीत। तो इस्तकबाल मनोज सिंह जी, खास मुलाकात में आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपने वक्त से हमें भी नवाजा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना है काला जादू आता है आपको, इसलिए शायद लोगों की जो भीड़ है, जो हुजूम है, आपके पीछे चलना शुरू कर देता है। मनोज जी, ये काला जादू दरअसल क्या है, ये हमें भी थोड़ा सा जानना है इस बारे में। देखिए, ऐसा है कि आज जो सियासत का दौर है ये अलग है, और इस सियासत के दौर में जो चलेगा उसके पीछे उसके अपने भी चलेंगे और उसके सामने ये सरकार खड़ा रहती है। किसको कैसे क्या नाम दें ये सरकार बखूबी जानती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर उसको कुछ नहीं आएगा तो हिंदू मुसलमान का नाम दे देगी, अगर और कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसको बांग्लादेशी कह देगी, उसको भगौड़ा कह देगी, पाकिस्तानी कह देगी, या और कुछ समझ में नहीं आएगा तो काला जादू का नाम दे देगी। इसलिए इस सरकार की बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच में मुकदमा दर्ज है इस हवाले से? देखिए, ऐसा है, मुकदमा दर्ज इसलिए है कि हम लोग रोड पे बैठे थे और जनता बहुत ज़्यादा हो गई, 10,000 के करीब रोड पे लोग उतर गए। अब सरकार को समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, तो सरकार, पहला केस मेरा, वो जो काला जादू का कह रहे हो, पहला केस मेरे ऊपर हुआ था। 107-16 का भी मुकदमा मेरे ऊपर नहीं था जब मैं विधायक रहा तो इसलिए वो काला जादू के नाम पर ही मेरा शुरुआत हुआ राजनीति की। जी। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है आप जनता के बीच रहते हैं, समर्थकों की दीवानगी भी है आपके प्रति, हमने देखा है, लोगों का प्यार और आशीर्वाद भी आपको मिलता है, इसलिए आप निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन आपको बाहुबली नेता के तौर पर ज्यादा देखा जाता है, बल्कि लोग मानते हैं कि आप बाहुबली हैं भी। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जब लोग आपको जमीनी लीडर बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, या बाहुबली नेता सुन के ज्यादा खुशी होती है? नहीं, बाहुबली नेता मुझे कोई नहीं कहता है। इसलिए नहीं कहता है कि मैं जिससे लड़ता हूं वो लोग बाहुबली कहलाते हैं। मैं बाहुबली में विश्वास नहीं रखता हूं। और रहेगी सवाल, मैं कोई हथियार लेके चलने में विश्वास नहीं रखता हूं, हाँ, और मैं कोई दल बल के साथ चलने में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं ये जानता हूं कि नेता का मतलब उतना ही है कि किसी के काम आ जाएं। आप सरकार में रहें तो आप सरकार के माध्यम से काम में आएँ, सरकार में आप नहीं हैं तो कम से कम उनके लिए आवाज़ उठा के सड़कों पर उनका काम कराने का काम करें। यही हम लोगों का काम है। तो ज़मीनी लीडर के तौर पर ज़्यादा आपको खुशी होती है? बिल्कुल। नहीं तो फिर ये छवि क्यों बनी असल? देखिए, ऐसा है, या तो फिर आपने एक माफिया डॉन को हराया तो लोगों ने आपको ख्याल कर दिया कि आप भी लोग जान लेंगे होंगे, लेकिन ये बाहर हो सकता है। हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं है। क्षेत्र में हमसे कोई भी मिल सकता है, कहीं भी गाड़ी रोक के मिल लेते हैं। जो भी कहना हो
जिस लायक कोई भैया बोलता है, कोई बेटा बोलता है, इसलिए वो कोई नहीं, कोई चाचा भी बोलता है। अच्छा, गाड़ी के बोनेट पे भी आप बैठकर सवार होते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये बड़े किस्से सुने हैं देखिए, हमने। ऐसा है, बोनट की सवार होकर नहीं, एक बार हमारे यहाँ बाढ़ आई थी, तो वो बोनट वाली बात मैं एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी बोले कि आई बोनट पे क्या कर रहे थे। हमारे यहाँ बाढ़ आई थी तो मैं उसको चढ़ के ऊपर मैं देख रहा था, क्योंकि हमारे क्षेत्र में लोग घर बना के गंगा जी के किनारे रहते हैं, जब बाढ़ आती है तो डूब जाता है, तो मैं उस पर चढ़ के देख रहा था कि कोई अंदर तो बचाव के लिए, अब तो हेलीकॉप्टर है नहीं हम लोग, क्योंकि हेलीकॉप्टर पर बैठ के देखे, तो बोनट के ऊपर चढ़ के वो देख रहे थे, वो वीडियो वायरल हो गई थी, तो उसी को लोग कहते हैं कि बोनट पर बैठ के, वो ऐसी कुछ बात नहीं। अच्छा जी। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ काफ़ी देर से, आप शालीन और सहज मुझे नज़र आ रहे हैं, मतलब आपको देखकर लगता नहीं है कि आप आक्रामक शैली वाले नेता हैं, लेकिन जब बात आपके समर्थकों पर आती है आप अग्रेशन में आ जाते हैं। ज़रा से गाड़ी टच हो जाती है या शीशा टूटता है, भिड़ंत हो जाती है, कोई कुछ कर दे आपके समर्थकों को तो फिर उसकी खैर नहीं। ये मतलब समर्थकों के प्रति प्यार है या वाकई में आप गुस्से में रहते हैं? नहीं, क्योंकि आप लग नहीं रहे मुझे। गुस्से में बिल्कुल नहीं रहता हूँ। हाँ। और रहेगी सवाल, जो आपके साथ खड़ा है उसके साथ आप खड़ा नहीं होंगे तो आपके साथ लोग खड़े नहीं होंगे, इसलिए आपके साथ जो है उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, मनोज जाने का काम करता है। और ये वाली कहानी क्या है? 21 रुपए का निमंत्रण 51 वापस वही में देके बुलाता हूं मैं। वही बात तो कह रहा हूँ कि जो निमंत्रण चलता है, अगर कोई आपका निमंत्रण किया है तो उसका निमंत्रण आपको करना पड़ेगा। अगर आपके समर्थक के साथ कोई अगर एक कदम चल दिया है, नुकसान उसका कर दिया है, तो उसका 2 कदम नुकसान करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि मतलब हाँ, आप अपने लोगों के साथ मजबूती के साथ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नेता का काम ही है कि अपने लोगों के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा, नहीं होंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, इसलिए आपको चलना पड़ेगा, और मैं चलता हूँ इसके लिए, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे उसमें मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता है। अब बात थोड़े से राजनीतिक सफर की कर लेते हैं। 2012 का चुनाव जिसने आपको जनता की सेवा करने का इतना बड़ा मौका दिया, लेकिन साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत में अलग पहचान भी उस चुनाव ने आपको दी है। उसके बाद 2012 के चुनाव को भी मैं आपसे जानना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप कंपेयर करके हमें बताएं 2017 का और 2022 का चुनाव 12 के चुनाव से कितना अलग था आपके लिए। देखिए, 12 का चुनाव में निर्दल चुनाव लड़ा, 17 का चुनाव बहुत अलग हो गया। 17 का चुनाव हम लोग सोच रहे थे कि समाजवादी पार्टी के नाम पर 10,000 वोट बढ़ जाएगा, 10,000 वोट घट गए। 2022 के चुनाव हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, हम लोग ये जान रहे थे कि हम विधायक हो जाएंगे, हमारी सरकार आ जाएगी, और गलत फहमी में हम लोग हाथ से, यूँ कहिए कि बिल्कुल फिसल गया चुनाव, आते आते हम लोग के हाथ से चला गया। ज़्यादा मार्जिन नहीं था, देखा था नहीं, ज़्यादा हाँ। मार्जिन वाली तो बात अलग है, लेकिन पूरी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोगों के हाथ से फिसल गया। लोगों में ये हुआ कि हम लोग सरकार बना रहे हैं, अधिकारी भी सम्मान पे उतर गए, लोग भी सम्मान पे उतर गए, हम लोगों को गलतफहमी में हम लोगों के हाथ से चुनाव फिसल गया। इसलिए 2027 के चुनाव को बहुत फूंक फूंक के हम लोग चलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 2022 से ज़्यादा हम लोगों को दिख रहा है 27, इसलिए बहुत संभाल के चलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 27 को फिसलने नहीं देना है। वो दिख भी रहा है बिल्कुल सामने। हाँ, उसको फिसलने नहीं अच्छा, देना। 12 वाले चुनाव को मैं ज़्यादा समझना चाहूँगा, उसके बारे में हमने बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुनी हैं, और लोग ऐसा कहते हैं कि एक तरफ एक बहुत बड़ा लीडर, ब्रिजेश सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब उनके पास इतनी संपत्ति, अकूत धन दौलत के मालिक, इतनी पावर, फिर आप निर्दलीय उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे, आपको फाइट में देखा जा रहा था, लेकिन ऐसा कोई सोच नहीं रहा था कि आप हरा देंगे उन्हें, लेकिन वो जो चीज़ें हुई किस तरह से पॉसिबल हो पाई थी? देखिए, ऐसा है कि निर्दल तो एक बहाना था। हम लोग जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय भी कह रहे थे कि असली और नकली की लड़ाई है। एक्चुअल हमारे नेता को भी ये लग रहा था कि हम हैदराबाद से, आपको मालूम है कि हैदराबाद से मैं गया था, लोगों को आज भी लगता है कि मैं हैदराबाद का हूँ, तो हैदराबाद से जाके मैं ऐसे, क्योंकि उनकी छवि अलग थी, नेता तो नहीं कह सकते हैं सामने वाले को, लेकिन उनकी छवि एक अलग थी। उनके ऊपर ऐसा कोई धारा नहीं है जो कि उनके ऊपर नहीं थी, सब सशक्त थे, मजबूत थे, तो इसलिए उनकी छवि के आगे लोग ये मान रहे थे कि हमारी पार्टी के भी लोग माने, इसलिए मेरा टिकट कट गया। वैसे ही लोगों को उतारा गया कि इनके सामने ऐसे ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, तो मैं जनता के बीच में गया, बेटा बन के गया, और बेटा बन के मैं विधायक बना वहाँ से। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही थी, इसलिए मैं विधायक बन गया, और आज भी सरकार फिर बनेगी, फिर मैं विधायक बनूंगा, विधायक बनेगी और सरकार बनूंगा, इस बार कोई टेंशन नहीं है। इतने कॉन्फिडेंस हाँ, है बिल्कुल, विधायक भी बनूंगा और सरकार भी बनेगी। मतलब आप विधायक बनेंगे तो सरकार भी बनेगी, ये भी ये मैं नहीं समीकरण कह फिट रहा हूँ, बैठ रहा है। मेरे नेता अखिलेश यादव जी आकर
चंदौली के मंच पर ये बात कह दिए कि मनोज को जिताओ, मनोज जीतेगा तो सरकार बनेगी। ये पिछले बार भी कहे मैंने थे। सुना भी है जी हाँ, उनके तो वो वक्तव्य। मनोज हार गया इसलिए सरकार हार गई। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार मनोज भी जीतेगा और सरकार भी जीतेगी। ये पॉसिबल होगा, लेकिन साइकिल पर जब से आप सवार हुए हैं उतना अच्छा मतलब देखिए, रिस्पॉन्स नहीं साइकिल मिला? पे जब से सवार हुए हैं, नहीं साइकिल पे तो मैं शुरू से, मेरी राजनीतिक शुरुआत ही साइकिल की है। ऑफिशियल तौर पर? जी हाँ, वो तो एक एक्सीडेंट था कि साइकिल छोड़ के कैंची उठाना पड़ा। वो एक्सीडेंटल था। मेरा कैंची कोई वो नहीं, ध्येय नहीं था। वो परिस्थितियां मुझे चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करना पड़ा कि मैं हैदराबाद से नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का ही हूँ और मैं बीच का हूँ और मैं जीत के आया। जी, अब बात करते हैं 2027 वाले चुनाव की। अगर पार्टी आपको टिकट देती है, जो कि प्रबल संभावना है आप ही को मिलेगा श्योर, जी। आपके सामने कौन होगा? सुशील सिंह या कोई और? या क्या कोई ऐसा चेहरा हो सकता है, या फिर वो एमएलसी जीतने वाले घूम फिर कर वापस विधानसभा चुनाव लड़ने की सोच ले, क्योंकि 2012 का वो हिसाब भी तो चुकता करना है उन्हें। कुछ आपको क्या नजर आ रहा है? हमको तो लग रहा है कि जो हैं अभी वही रहेंगे। अच्छा, हमको और तो मजबूती से फिर? हाँ, मजबूती से वही लड़ेंगे, दूसरा कोई लड़ेंगे। नहीं लड़ेगा। हाँ। कैसी मतलब रहेगी 2027 वाली जो 2027 में हम लोग जीतेंगे और कराना क्या है, 100% जीत जाएंगे। कोई वो नहीं है, दिख रहा है एकदम बिल्कुल। ये बस अपनी गलतियों को नहीं, कोई नहीं ऐसा गलती ना हो, संभाल के चलना है बस। बाकी चुनाव हम लोग 100% जीत जाएंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव जो हाल ही में गुजरा 24 का, जी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही उसका क्रेडिट अखिलेश यादव जी को तो जाता ही है। पार्टी के बाकी सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं की मेहनत को भी कम नहीं आंका जा सकता। उन्होंने बहुत मेहनत की है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी के बारे में जो जान लिया 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो बात शायद एमपी, राजस्थान और बाकी राज्य के लोग नहीं समझ पाए। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की क्या अलग स्ट्रेटेजी थी ऐसी जो यूपी, राजस्थान वाले नहीं कर पाए? देखिए, अखिलेश जी 2012 वाले अखिलेश जी नहीं हैं। अखिलेश जी में बहुत चेंजिंग हुआ है और अखिलेश जी अब बीजेपी से लड़ना जान गए हैं कि बीजेपी के साथ कैसे लड़ना है। इसलिए अब जो आप बहुत बारीकी से अगर देखेंगे तो जो कदम अखिलेश जी उठा रहे हैं आज, वो पहले नहीं उठाते थे। आज बिल्कुल एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो हमसे दूर चले गए थे उनको भी हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं और खास करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को मालूम है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जैसा लोकसभा में हुआ उससे ज़्यादा सीटें विधानसभा में आने का काम होगा। जी, इसीलिए बीजेपी बौखलाई हुई है, क्योंकि जो पीडीए बनाए हैं ना, ये पीडीए का कार्ड कोई उनके पास कार्ड ही नहीं है। इसलिए बीजेपी परेशान है। बीजेपी लड़ाने का काम कर रही है, बड़ी बड़ी बातें करने का काम कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ वैसा दिखने का नहीं। वो तो कहते हैं ना, आप पीडीए की बात करते हो, हम तो सबका साथ सबका विकास ये तो वाली बात करते हैं ना, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। करते कहाँ हैं? ये तो करते नहीं, सिर्फ बोलते हैं और इनके पास जुमला छोड़ के काम तो है नहीं। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके विधायक कह रहे हैं, इनके मंत्री कह रहे हैं। इन लोगों की चलती नहीं है, बिल्कुल कुछ काम ही नहीं करा सकते हैं। हम लोग के क्षेत्र में भी कुछ काम नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग की जब सरकार थी तो हम लोग एक मुकाम रखते थे। बड़े बड़े कामों को अपने क्षेत्र में, चाहे पंप कैनाल हुआ, चाहे पावर हाउस हुआ, या मेडिकल कॉलेज हुआ, या बालिकाओं के डिग्री कॉलेज हुआ, ये सब हम लोग आम विधायक होकर भी ला के करा देते थे। आज इनके मिनिस्टर काम नहीं करा पाते हैं। ये लोग सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं, काम करने का काम इनके पास कुछ नहीं है। जैसे कि हम लोगों की जब सरकार थी तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में 2015 में सेना की भर्ती करवाया था। 1.5 से 2 लाख नौजवानों को दौड़ाने का काम किया था। चंदौली से 700 बच्चों को सेना में भेजने का काम किए थे, सेना में भर्ती करवाने का काम किए थे। आज देखिए सरकार की अग्निवीर ला के बच्चों को एकदम बिल्कुल, बच्चे लाखों बच्चे जब दौड़ते थे, हजारों बच्चे होते थे, लेकिन लाखों जब दौड़ते थे तो उनका फिटनेस मजबूत रहता था, वो कुछ भी काम कर लेते थे। आज बच्चे 8 बजे 10 बजे तक हमारे सोते रहते हैं, क्योंकि उनको इस सरकार से उम्मीद ही नहीं है। वो जानते हैं नहीं तो आज गांव में जाइए, रोडों पे, पगडंडियों पे देखिए, बच्चे सुबह सुबह 4 बजे ही दौड़ना चालू करते थे। आज कोई बच्चा नहीं दिखता है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है कि तुम सोते रहो, आराम से मस्त रहो। आज देखिए उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों को बंद करने का काम हो गया। 5000 स्कूल बंद हो गए और देखिए हर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे शराब की दुकानें खुल गई। 1 किलोमीटर पे शराब की दुकान है और स्कूल 5 किलोमीटर दूर चला गया। ये तो कह रहे हैं कि स्कूल को मर्ज कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं, ताकि अच्छी मैं भी तो मर्जी कर रहा हूं ना। हाँ। ये स्कूल है, एक है, यहां से 5 किलोमीटर दूसरा है। 4 साल का बच्चा 5 किलोमीटर दूर कैसे जाएगा? दारू पीने के लिए उसको 500 मीटर जाना है।
लेकिन शिक्षा के लिए शिक्षा के 5 लिए उसको किलोमीटर 5 जाना किलोमीटर जाना है। मर्ज कर रहा, मैं भी कर रहा हूं, क्या जरूरत है? ऐसा कर दें कि बनारस में स्कूल रहे, प्रयागराज में स्कूल रहे, गोरखपुर में रहे, सिटियों में स्कूल कर दें, गाँव का खत्म ही कर दें और मर्ज कर दें। 5,000 क्यों कर रहे हैं? 50,000 कर दें मर्ज। यही बात तो मैं कह रहा हूं कि आप एक तरफ तो शिक्षा को खत्म कर रहे हैं, दूसरे तरफ दारू पिला रहे हैं कि इसलिए कि रेवेन्यू बढ़ेगा। सब रेवेन्यू पे ही चलेगा तो देश कहां जाएगा? ये जो आप बात समझा रहे हैं ना, इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि देश का युवा आजकल शाम को 4 बजे अपना 1.5 GB डेटा खत्म कर चुका होता है, क्योंकि ना वो सुबह दौड़ने जा रहा है, ना उसको पढ़ने से कोई मतलब है, ना ही किसी एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है। बिल्कुल सही है। वो इंस्टाग्राम पर रील्स देखेगा, फेसबुक चलाएगा और सो जाएगा। और ये तकलीफदा एक बात है वाकई। अगर आप अपोजिशन में रहकर इस बात को इस तरीके से आप समझ रहे हैं तो सरकार बन जाने के बाद शायद इस पर बेहतर तरीके से काम भी हो पाए। सरकार बनने के बाद 100% इस पे काम होगा। आज सब लोग परेशान हैं। बड़े बड़े वादे हुए थे कि आपको घरों में पानी आएगा। आज जल कल योजना के नाम पर अरबों रुपया प्रदेश का बंदर बांट है। मुझे लेके चलिए, एक गांव में दिखाने का काम करिए। जल कल योजना कहाँ है? आपने हैंडपाइप बंद कर दिए गांव में, लोग पानी के लिए परेशान हैं। आपका जल कल योजना चालू नहीं हुई और उम्मीद है मुझे कि ये जितनी हैं आगे चालू भी नहीं होंगी, क्योंकि जितनी पाइपलाइनें बैठ रही हैं सब खराब हैं। उस जल कल योजना के नाम पर गांव की जो गलियां, चाहे सीसी थी, इंटरलॉकिंग थी, चाहे वो खलंजा था, सबको आपने तोड़ दिया। एक तरफ तो आप काम कर रहे हैं, एक तरफ गांव की गलियों को एकदम बिल्कुल कबाड़ा बना के छोड़ दिए हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। मुझे ले चलिए किसी गांव में भी दिखा दीजिए, सब गांव की गलियों को वैसे ही तोड़ के फोड़ के छोड़ के चले गए हैं। इसमें सिर्फ ठेकेदार, नेता, अधिकारी बंदर बांट करके खा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। हमारे यहाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल जो सिटिंग सरकार के विधायक हैं, उनके साथ रहने वाले जेल तक गए थे। मालूम पड़ा कि 10 करोड़ रुपया वो मारे इंजीनियर को और 10 करोड़ की मांग किए, क्योंकि स्वाभाविक है कि देख रहे हैं कि 100 करोड़ वो खा रहा है तो विधायक जी 10 करोड़ खाएंगे ही, इसलिए विधायक जी के लोग मारे। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ये कोई गलत नहीं है। ऑलरेडी केस तक हुआ, ये कोई वो भी नहीं है। अब केस का क्या हुआ ये नहीं जानता हूं मैं, लेकिन केस हुआ, जेल तक गए लोग। और ये बात सिर्फ सैदराजा और चंदौली के इलाके पूरे की प्रदेश नहीं है, की बात पूरे कर रहा हूं। प्रदेश में पूरे भी प्रदेश की लगभग हालत है। ऐसा ही चल रहा है। जी। इसीलिए गाजियाबाद के विधायक खुद आकर कहते हैं कि प्रशासन जो है अपनी मनमानी कर रहा है, मैं यहाँ पर कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। ये बीच बीच में ऐसे एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, वापस लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे थे पहले। लोकसभा चुनाव में बहुत सारी सीटें आपने जीती और बहुत अलग अलग समीकरण भी रहे। अयोध्या का मैं खासतौर पर जिक्र करूंगा। अयोध्या के बाद अवधेश प्रसाद तो मेडल की तरफ साथ रहने लग गए लगभग हर जगह पे। अयोध्या को लेकर जो मानसिकता है वो किस तरीके से आप इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी हार हो गई साहब। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के सब लोग सामान्य रहते हैं। यहाँ पे किसी जाति से किसी का परहेज नहीं है, सब लोग अपने अपने में मस्त हैं। और मेरे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि जो अपने धर्म का सम्मान नहीं कर सकता है वो दूसरे के धर्म का सम्मान कतई नहीं कर सकता। यह लोगों की यही परेशानी है। यह लोग एक बहुत बड़ा नारा लगाए कि मैं राम को लाया हूँ। मुझे याद है कि मेरे दादाजी, मेरे दादी को जानता हूँ। मेरे घर में बचपन से, मैं जब पैदा हुआ तब से रामायण पढ़ा जाता है। सावन का महीना है, आज भी मैं भोले बाबा का दर्शन करके आ रहा हूँ। आपके स्टूडियो में आने से पहले मैंने रुद्राभिषेक करवा के आ रहा हूँ। तो ये लोगों को सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, इन लोगों को लाइव दिखाना पड़ेगा कि मैं रुद्राभिषेक करके आ रहा हूँ। इन लोगों को आस्था से लेना नहीं है, यह हर चीज़ में वोट ढूंढने का काम करते हैं और सामने वाले को निगेटिव दिखाने का काम करते हैं। इसलिए अयोध्या की जनता ने बहुत बड़ा फैसला लिया और अवधेश प्रसाद जी को अवधेश बनाने का काम किया। बिल्कुल। और अयोध्या को लेकर खास तौर पर राम को लाए हैं, इस तरह का स्लोगन जो था वहां तक ठीक था, लेकिन एक फोटो आई थी जिसमें वो उंगली पकड़ के चलाते हुए, जी हाँ, उस फोटो में शायद काम ज्यादा खराब किया। देखिए, ऐसा है कि ये लोग, अब बताइए, भगवान राम को छोटा कर दिए और अंगुली पकड़ा के उसको प्रधानमंत्री लेके चल रहे हैं। हमें तो आज समझ में नहीं आता कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं कि भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। जहाँ भी जाते हैं अपने चुनाव चिन्ह को अपने पॉकेट पर लगा के घूमते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं,
मैंने आज तक किसी प्रधानमंत्री को अपने पूरी लाइफ में नहीं देखा हूं कि अपना चुनाव चिन्ह पॉकेट पर लगा के कोई प्रधानमंत्री चले। मुझे तो लगता है कि सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग के प्रधानमंत्री नहीं है। ये भी एक कमाल की जो बात है आपने कही है, और ये सब लोगों ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा ना तो अब से गौर करना। किसी भी मंच पर, रैली पर, यहाँ एक कमल का एक वो फूल वो जाहिर तौर पर नजर आएगा। लेकिन मैं जिस फोटो का जिक्र कर रहा था, उस फोटो ने बहुत से लोगों को उनका सेंटिमेंट हर्ट किया। जी हाँ, लोगों को तकलीफ हुई वो फोटो देखने के बाद। इसीलिए अयोध्या का जो है वो नतीजा बहुत ज्यादा डिफरेंट आया, और इसीलिए जो है अवधेश प्रसाद पासी वहां से जीतते हैं और लोकसभा में साथ में जाकर के बैठते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर जो अब आने वाले हैं उनको लेकर हम बात कर लेते हैं जरा। आगामी विधानसभा चुनाव में अपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी जनता से वोट मांगेगी, और इसको लेकर वो पूरे देश में भी इसको पेश करते हैं कि उत्तर प्रदेश का देखो साहब लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा है, जिसकी दुहाई वो देश भर में देते भी हैं। और बुलडोजर मॉडल, जिसका मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, बुलडोजर जस्टिस, बुलडोजर से इंसाफ देने का वो काम कर रहे हैं। और कॉपी क्या हुआ, शुरू यूपी में हुआ, फिर वो धीरे धीरे MP, उत्तराखंड, गुजरात, तमाम जगहों पर भी वो चीज़ फैली है। क्या बुलडोजर से इंसाफ दिया जा सकता है? मनोज जी क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर बुलडोजर से इंसाफ दिया जाए तो फिर न्यायालय की क्या जरूरत है? देखिए, इनका वही तो मैं कहा कि इनको एक नैरेटिव सेट करना है और ये लोग सेट करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लड़ाने में विश्वास रखती है, लड़ने में विश्वास रखती है। उनको वोट से मतलब है, कैसे वोट मिलेगा ये बहुत दिन तक नहीं चलता है। यही कारण रहा कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश में इनको नुकसान हुआ। और ठीक है, ये कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए ठीक ही कर रहे हैं, कि हम लोगों के लिए तो सरकार तभी बनेगी जब ये लोग कुछ करेंगे। 10 साल जनता एकदम बिल्कुल झेल चुकी है। अब हम लोग भी जनता के बीच में जाते हैं तो महसूस होता है कि जनता कहती है कि बहुत गलती हो गया। अभी मैं एक कैनाल पे गया था तो वहाँ पे जनता कहने लगी, विधायक जी 10 साल में एक भी कैनाल नहीं बना। हमने कहा जो कैनाल बनाता है, मैंने व्यंग बोला था वहाँ पर कि हमारे यहाँ पंडित कमलापति त्रिपाठी जी पहला कैनाल बनवाने का वो काम किए, और उसके बाद दोबारा मैं आया तो मैं कैनाल बनवाया। दोनों लोग चुनाव हार गए। तो जो है अभी वो अगला क्यों बनवाएगा कैनाल? क्योंकि बनवाएगा तो हार जाएगा, इसलिए कैनाल की जरूरत ही नहीं है। तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग की बात एकदम बिल्कुल सही है। इसीलिए तो इतने दावे से कर रहे हैं कि 2027 में हम लोग की सरकार बनेगी। और मैं कह रहा हूं कि जिस दिन सरकार बनेगी, बाकी तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पूर्वांचल में पानी की जो समस्या है उसको हम लोग खत्म कराने का काम करेंगे। इसकी गारंटी मैं आपको ये बड़ा वादा आप मुंसिफ टीवी की स्क्रीन पर जी हाँ, भी कर बिल्कुल, रहे हैं। इसको याद रखिएगा आप। अगर हाँ आप आएंगे सरकार में, और तब हम इस बात को लेकर के फिर से आपसे सवाल भी पूछेंगे। गुरैनी पंप कैनाल जो अभी आपने धरना एक गुरैनी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, पूरे चंदौली में, बल्कि पूरे पूर्वांचल की आप बात कर रहे हैं। इस खास तौर पर गुरैनी पंप कैनाल का जब धरना हुआ तो इसको राजनीतिक स्टंट करार दिया गया कि आप जो है किसानों को उकसा करके लेकर आए वहां पर। बहुत सारा स्टंट किया, प्रशासन को आपने सख्ती से डांटा ताकि आपके अच्छे वीडियोस वायरल हो जाए और आप लोगों में फेमस हो जाए। आज सुबह गुरैनी पंप कैनाल की जब चर्चा आप कर रहे हैं, आज सुबह वहां का जो पावर हाउस है उसका बड़ा जो ट्रांसफार्मर है आज जल गया। आज की बात है ये? नहीं, मतलब जल गया है। 2-3 दिन पहले मैं यहाँ हैदराबाद आया हूँ, इसलिए आज मुझे मैसेज आया कि विधायक जी वो जल गया है, अभी तक वो लेके नहीं गए। मैंने एक्सीएन को बोला, एक्सीएन बोले साहब 3 दिन लग जाएगा उसको आने जाने में। मैंने कहा कि उसको एक और वहाँ पे उसमें अलग से बैठ जाए, 5 MVA का एक ट्रांसफार्मर और बैठ जाए ताकि वो जल जाए तो दूसरा उसमें काम आ जाए। कितना देर का काम है, लेकिन वो हम लोगों के पीरियड का बनाया सो है। आज तक उस पर एक एक्स्ट्रा बनवाने की ये सरकार में कोई जहमत नहीं किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वही उसी की बात नहीं कर रहा हूं। किसी कैनाल पर एक ट्रांसफार्मर, पूरे चंदौली की मैं बात कर रहा हूं, किसी कैनाल पर एक ट्रांसफार्मर और एक मोटर, एक पंप लगवाने का ये सरकार काम नहीं किया 8 साल में। अब इससे बड़ा मैं क्या कहूंगा? टीवी पे कह रहा हूं, कोई खुला चैलेंज है, अगर एक भी मुझे दिखा दे मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। एक नहीं बना है, फिर भी ये लोग बड़ी बड़ी दावे करते हैं। क्या चीज की दावा? किसानों को बीज, यूरिया, DAP सब छूट दे रहे हैं, सब एकदम कहता हूं। हर जगह चले जाइए, यूरिया की बात करेंगे। यूरिया जो 50 किलो का जो बोरा आता था उसमें से 5 किलो कम हो गया, अब 45 किलो आता है। वो कह रहे हैं इस पर हम सब्सिडी दे रहे हैं। भैया 5 किलो कम कर दिए ना। 50 किलो का जो बोले में जो 50 किलो आता था, अब बोले में 45 किलो आता है। वो कौन सी सब्सिडी है? अगर सब्सिडी देते 55 किलो कर देते तब मैं मानता कि भाई किसान को 5 किलो आप लेके कौन सी सब्सिडी दे रहे भाई? कान दाएं से पकड़ो, बाएं से पकड़ो, पकड़ा कान में जा रहा है। ये देखिए, जैसे जियो वाले हैं,
वो बढ़ा देते हैं अपना 1.5 GB करके, इधर 30 दिन का महीना 28 दिन कर देते हैं। वैसे ही यूरिया में ये लोग कर दिए। तो सरकार भी अब बिजनेसमैन हो गई हाँ, है। सरकार बिजनेसमैन हो गई। यस, इस बात को मैं कह लूंगा कि सरकार अब बिजनेसमैन हो गई है। किसान त्रस्त है वाकई में, या किसान हाँ। देखिए, ये लोग कहते हैं कि मैंने किसानों की आमदनी को दुना कर दिया। 2022 में हो चुका है ये 2022 में हो ये चुका। 25 चल रहा मैं है। पूछना चाहता हूं कि 2022 की मैं बात नहीं कर रहा, मैं 2017 की बात कर रहा हूं। मेरे चंदौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैं एक विधानसभा के विधायक हूं, लेकिन मैं चारों की बात करता हूं। एक पावर हाउस बता दें हमको डिस्ट्रिक्ट में, एक नया पंप कैनाल बता दें हमको डिस्ट्रिक्ट में, एक कोई कॉलेज बता दें डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, डिस्ट्रिक्ट में हमारे 2500-3000 कंपोजिट वाइन शॉप खुले हैं। ये खुले हैं, इसको मैं रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू सरकार को आएगा। उससे। लेकिन न कॉलेज खोले, ना आप बालिका कॉलेज खोले, न कोई टेक्निकल कॉलेज खोले, न पावर हाउस बनाए, न पंप कैनाल बनाए। आप क्या कर रहे हैं? आपको स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, न कोई हॉस्पिटल बनाए, ना आपको शिक्षा से मतलब है, ना आपको बिजली से मतलब है, ना आपको पानी से मतलब है। मतलब किस चीज का है? चैनल पे आपके माध्यम से कह रहा हूं, अगर कोई कार्यकर्ता दिखा दे, नेता छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुझे दिखा दे, खुले चल से कहता हूं कि अगर एक भी दिखा देगा तो 2027 का चुनाव मनोज नहीं लड़ेगा। एक भी नहीं, एक भी नहीं बना है। मेरे जैसा सिर्फ छोटा सा सैयद राजा विधायक। विधानसभा की बात नहीं, मैं पूरी चंदौली के चंदौली की चारों बात कर रहा हूं। जी विधानसभा। हाँ, मैं विधायक था, छोटा सा, 5 साल विधायक रहा, नया विधायक था। वैसे तो मैं रो सकता था, इंडिपेंडेंट एमएलए हूं, लेकिन मैं रोया नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। मेरी इतनी मजाल थी कि मैं अखिलेश जी के जेब से पेन निकाल कर सिग्नेचर कराने की औकात रखते थे। हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज लाने का काम किए, बालिका डिग्री कॉलेज बनवाए। मेरी बेटी मेरे कैंपेन में गई थी, चुनाव जब मैं लड़ रहा था तो मेरी बेटी एयर इंडिया में पायलट है। तो वो मेरी बेटी जब वो कही कि पापा आप एमएलए हो, मेरी बहनों के लिए क्या किए आप? तो मैंने कहा कि क्या करना बताओ, कि हमारी बहनों के लिए कॉलेज खुलवाओ। तो मैं 5 कॉलेज खुलवाया, इंटर कॉलेज, बोले सिर्फ बालिका इंटर कॉलेज खुलवाया 5। लेकिन उस कॉलेज को भी ये लोग बॉय और गर्ल दोनों कर दिए। लोग इसलिए कर दिए कि बेटियां नहीं मिल रही। अरे भैया, आप वहां पे जब टीचर ही नहीं रखेंगे तो बेटियां कहां से मिलेगी? आप उसमें टीचर रखो ना। मैं एक दिलचस्प आपको कहानी बताता हूं। एक कंदवा है, कंदवा के हाई स्कूल को बनवाने का काम हम लोग किए थे, हम लोग की सरकार में। उस वहां पे गया तो प्रिंसिपल झाड़ू मार रही थी, प्रिंसिपल खुद झाड़ू मार रही थी। मैंने सोचा कि मेरी गाड़ी खड़ी हो गई, इसलिए प्रिंसिपल देख के झाड़ू मारने लगी। फिर मैंने ध्यान दिया तो पूरा झाड़ू मार के दरवाजे के पास कचरा लग गया था। मैंने कहा इतना जल्दी तो पूरा रूम झाड़ू नहीं मार लेंगी। मैंने कहा आप कौन? बोले मैं प्रिंसिपल हूं। हमकी प्रिंसिपल है तो आप झाड़ू मार रही हैं? कहीं क्या करें साहब, अगर किसी बच्चे से मरवा देंगे झाड़ू, किसी बेटियों से मरवा देंगे, कोई वीडियो बना लेगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो मैंने कहा तब तो कोई प्यून आपको नहीं, कोई चपरासी नहीं है? कहीं नहीं साहब, कोई प्यून नहीं है, चाहे प्यून समझ लो चाहे चपरासी समझ लो, मैं हूं, एक और क्लास टीचर हैं, 2 ही लोग मिलकर पढ़ाते हैं। ऐसे स्थिति में वहां पे इंग्लिश के टीचर नहीं है, मैथ के टीचर नहीं है, कौन अपने बेटियों को उस स्कूल में कॉलेज में भेजने का काम करेगा? ये सरकार सिर्फ जो बना रही है कि ये स्कूल को मर्ज करो, जो स्कूल है उसमें ये टीचर नहीं दे पा रहे हैं, इनके पास टीचर तक नहीं है, इसलिए वो मर्ज करने की बहाना करें। अब मर्ज कर रहे हैं, ये बताइए कि जो सरकार टीचर नहीं दे पा रही है, मर्ज कर रही है इसलिए कि यहाँ का टीचर उठा के उसमें चले जाएंगे, वो बच्चे भी वहाँ पे एक साथ पढ़ लेंगे। लेकिन 1 किलोमीटर का बच्चा, यहाँ का बच्चा 5 किलोमीटर दूर गांव में जाके 5 साल का बच्चा कैसे पढ़ेगा? लेकिन शिक्षा का जो बजट है उत्तर प्रदेश का, वो हर साल बढ़ता है बजट में, और वो कह रहे हैं कि शिक्षा पे हम खर्च इसीलिए कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश शिक्षित हो सके। मैं वही तो कह रहा हूं। फिर ये बजट कहां जाएगा? बजट कहां जाएगा ये बता रहा हूं। मेरे डिस्ट्रिक्ट में 38 करोड़ रुपया 8 साल में आया है सिंचाई के नाम पर। कितना? 38 करोड़ रुपया आया है, लेकिन 38 लीटर पानी नहीं मिला है किसान को। मैं 38 लीटर पानी की बात करूं, लीटर। फिर ये पैसा कहां गया? पैसा कहां गया? सरकार जाने, अधिकारी जाने, माननीय विधायक जी जाने, सांसद जी जाने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 38 करोड़ खर्चा करने के बाद 38 लीटर पानी नहीं जब मिला है, वैसे 38 करोड़ का किस काम का? 38 करोड़। मैं विधायक था, मैं लास्ट में जब जाते जाते जब 2016 में मुझे लगा कि अब मैं सरकार से कोई नया कैनाल, कोई नया बजट नहीं ला पाऊंगा, तो मैं विधायक निधि से 25 लाख रुपया देकर एक मोटर मंगाया, 2 कैनालों पर 200 की मोटर मंगाया, वो पंप मंगाया, स्टार्टर मंगाया, और 25-25 लाख रुपया दोनों पे देके 20-20 क्यूसिक में बढ़ा दिया, 200 के मोटर बढ़ा दिया 25 लाख में ही। और 38 करोड़ रुपया आने के बाद
1 लीटर पानी नहीं बढ़ा, 1 लीटर की मैं बात करता हूं, गंभीरता से कह रहा हूं। ये सरकार सिर्फ गुमराह करने का काम करती है। मैं कहता हूं दुगना कैसे किसान का होगा? नहीं, एक और चीज। अब बीजेपी ये कहती है कि सिर्फ किसान जो है वो पंजाब में परेशान हो रहे हैं जी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किसान बहुत खुश हैं, राजस्थान के बहुत खुश हैं, सारे जगह के खुश हैं। वो 3 बिल के बाद जो किसानों का धरना होता है, किसान अब पंजाब के किसान एमएसपी की मांग भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसान फिर पंजाब के किसानों की तरह क्यों नहीं आ रहे? मैं यही तो कह रहा हूं। हाँ। कांग्रेस सरकार में आपातकाल, घोषित आपातकाल था, आज अघोषित आपातकाल है। अगर आप बोल देंगे आपका लड़का नौकरी कर रहा है, वो सस्पेंड हो जाएगा। आपका कोई बच्चा कोई बिजनेस कर रहा है, उसको लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। कोई फैक्ट्री है वो बंद कर दिया जाएगा। आपकी कोई दुकान है, अगर 1 फीट रोड में चली गई है तो ही बुलडोजर चला जाएगा, वो नोच देगा आगे से, आपका घर गिरा देगा। लोग इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि लोग अपने मुंह से कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अच्छा, नरेश टिकैत के साथ में जो किसान हैं और जो किसान नहीं हैं, अब बताया जाता है कि जो किसान नहीं है उनके पीछे उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और नरेश टिकैत कर रहे हैं राजनीति। उत्तर प्रदेश के किसान सारे खुश हैं। देखिए, टिकैत जी की बात नहीं है, जो खिलाफ बोलेगा सरकार के। मैं बता तो रहा हूं कि 2017 से पहले मेरे ऊपर 107-16 मुकदमा नहीं था, लेकिन 2017 से लेके 2025 तक आते आते 16 मुकदमे हो गए। आज मेरे पास 16 मुकदमा है। और जो जिसके पास हिंदुस्तान के जो जितने क्राइम के मुकदमे होते हैं सब मुकदमे थे, आज वो नील बटा सन्नाटा हो गया, उसके पास 0 हो गया है। सब मुकदमे खत्म हो गई, सरकार वापस ले ली। ये है सत्ता की असली पावर। अगर आप सत्ता में हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये 16 मुकदमे जो हैं आपके ये जनहित के मुद्दे से जुड़े हुए हैं। कोई हम पॉकेट मार थोड़ी हैं, कोई कट्टा खोसने वाले थोड़ी है कि कट्टा में पकड़ा गए थे वो लेके हैं। सब यही है, किसानों के नाम पर कहीं अन्याय हो गया। सरकार कभी क्या करती है कि बहुत से हमारे यहाँ हैं, रोडें बन रही है और पैसा देने का काम ही नहीं हो रहा है। वो मुआवजा मिलता ही नहीं है, लोगों का घर गिरा देते हैं बिना मुआवजा के, जमीन ले लेते हैं बिना मुआवजा के। कई जगह यही हमारे यहाँ चलता है, मुआवजा मिलता नहीं है तो वैसे जगह पर हमें लड़ना पड़ता है। जाते हैं हम, लड़ते हैं, मुआवजा दिलाने का काम करते हैं, जितना होता है उतना करा देते हैं। अब थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ एक लड़का का डेथ हो गया था, बिजली का तार गांव में 5 फीट पर लटक रहा है। मैं वार्निंग दे के आया था कि 13 तारीख को मैं अगर नहीं हुआ तो मैं ये कर दूंगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं आज हैदराबाद में रह गया। और जब मैं हैदराबाद से जब जाऊंगा तो अगर हो गया होगा तो ठीक, नहीं होगा तो एक बड़ा आंदोलन होगा। अच्छा, अब ये सारी बातें जितनी भी मनोज जी ने बताई हैं, ये सारी घूम फिरकर एक ही जगह पे आ रही है, और वो ये है कि आप अगर अपने लिए गलत सरकार को चुन लेंगे तो फिर आपको ये तमाम चीज़ें झेलनी पड़ेगी, चाहे आप किसान हो, चाहे आप सड़कों पर दौड़ने वाले वो युवा हों जो फौज में जाने का ख्वाब और सपना देख रहे थे। 2027 का चुनाव का जो मौका होगा आपके पास, उसमें आपको चीज़ों को सोच समझकर अपने लिए तय करनी है, अपने लिए सही चेहरे को चुनना है। 2027 के चुनाव के हवाले से एक और चीज़ मेरे जहन में अभी आ रही है, बहुत ज़्यादा जिक्र होगा मुख्तार अंसारी का, अतीक अहमद का, कि हमने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया है, और 2027 के चुनाव में ये हर स्टेज से लगभग शेयर किया जाएगा, इन बातों को पेश किया जाएगा। इसका काउंटर समाजवादी पार्टी कैसे करेगी, मनोज जी पर्सनल कैसे करेंगे? देखिए, ऐसा है, मुख्तार अंसारी की बात करेंगे तो मुख्तार अंसारी के गाजीपुर में जाने के बाद, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आप जाएंगे गाजीपुर तो आपको समझ में आएगा वह बंदा गरीब का, अगर बेटी की शादी है या गरीब के लिए कोई दुख की बात है, उसके दरवाजे को फाटक बोलते हैं। फाटक पर जो भी गया है निराश होकर नहीं आया है, ये मैं जानता हूँ। ऐसे में जो बड़े लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, उनको कष्ट तो होगा ही होगा। जो दबा रहे हैं गरीबों को, तो उसकी आवाज़ मुख्तार अंसारी थे, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि मुख्तार अंसारी, गाजीपुर और मेरा चंदौली सिर्फ बीच में गंगा जी का बॉर्डर है, गंगा जी हैं, इसलिए उस पार की बातें छन के आती हैं पूरी साफ साफ। बहुत से गरीबों का दुआएं उसके साथ थी, और इस दुनिया में जो आया है उसे जाना है। हम भी मर जाएंगे, मुख्तार अंसारी मर गए, हम भी मर जाएंगे, आप भी मर जाओगे, कोई नहीं रहेगा, लेकिन नाम रह जाएगा हमारे जैसे लोगों के दिलों में। आज भी मुख्तार अंसारी जिंदा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थोड़ी सी मुझे भी यहाँ पर याद आई है। मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद एक अध्यापक जो मुख्तार अंसारी को पढ़ाया करते थे 5वीं कक्षा में, वो रो रहे होते हैं और एक मीडिया कर्मी जाकर उनसे पूछता है। वो बताते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत कामयाब हुए हैं,
बहुत पैसे वाले, अच्छी नौकरी वाले भी बने हैं और पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी ने अंत तक मेरा साथ नहीं छोड़ा और हर मोर्चे पर मेरी मदद की, चाहे घर में शादी हो, चाहे स्कूल खोलने की बात हो। तो इस तरह का व्यक्तित्व उनका जाहिर तौर पर रहा है। उस इलाके में जहां पर उनका दबदबा या लोग जानते हैं, वहां तो कोई असर बीजेपी का खासतौर पर नहीं पड़ने वाला है। अब ये जो बड़ी सियासत ये है कि नाम बदलने वाली, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, अब दिल्ली में भी जो है वो नाम बदलने की सियासत शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, तमाम चीज़ें अब किसी से छिपी नहीं है। नाम बदलने वाली सियासत को आप कैसे देखते हैं? जब सरकार के पास कुछ काम नहीं रहेगा ना, हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है कि बैठल बनिया क्या करे, एक कोठी का धान ओ कोठी करे। तो वो इधर का उधर करना उसका काम है और वो नाम बदल के लोगों को खुश करने का काम करें। काम तो करना नहीं है, इसीलिए नाम के ही पीछे वो लोग पड़ जाते हैं और कुछ उसमें बहुत बड़ा कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, इटावा कथा विवाद जो भी हाल ही में हुआ है, आपने भी देखा, अखिलेश यादव पीड़ितों को सम्मानित करते हैं और उन्हें वाद्य यंत्र भी देते हैं, 51,000 रुपये भी देते हैं और कहते हैं कि भागवत कथा सभी के लिए है, तो इसे सुनाने का अधिकार केवल एक जाति को क्यों? ये उनका सवाल है। अब यहाँ पर मेरा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में यादव कथा नहीं सुना सकता? और जगत गुरु परमहंस आचार्य इस मुद्दे पर वो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और उनका लेना देना कुछ है नहीं, वैसे ज़्यादा वो तो पीडीए की राजनीति करने वाले लोग हैं। देखिए, ऐसा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस अनुवाद जो किए हैं वो वाल्मीकि रामायण से किए हैं और वाल्मीकि जी आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है, वो ब्राह्मण तो थे नहीं। तो उसी रामायण को हम भी पूछते हैं, मेरे बाप दादा भी पूछते आए हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में वही रामायण जाना जाता है। इसलिए मैं इसको विश्वास नहीं रखता हूं कि सिर्फ एक जात ब्राह्मण ही कथा प्रवचन कर सकता है, ऐसा नहीं है। वाल्मीकि जी का लिखा हुआ रामायण पूरी देश दुनिया, हम लोगों के घर में जब पूजा जाता है तो मैं ये तो जानता हूं कि किसी का भी पूजन हो सकता है और कोई भी कथा बाँच सकता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को लेकर देश भर में चर्चाएं हैं और हाल फिलहाल बिहार में जो चल रहा है स्पेशल इंटेंशन रिव्यू, उसको लेकर पूरा बिहार परेशान है। और 2027 में मैं जितनी राजनीति को समझता हूं, जानता हूं, मुझे भी ऐसा लगता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आयोग के जरिए से कुछ तो वोटर लिस्ट में कोई रिव्यू या कुछ भी चीज़ें जो है वो पॉसिबल होती हुई दिखाई भी दे रही है। इलेक्शन कमीशन को लेकर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि 70 की 70 सीटें भी हम जीत जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो भी मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब फिर क्या कीजिएगा 2027 के चुनाव से पहले, अगर इलेक्शन कमीशन कोई बड़ा फैसला लेता है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले? देखिए, सरकार के फैसले को तो सबको मानना ही पड़ेगा। अब विपक्ष का काम है उस पर लड़ना। हमारे नेता जो लड़ेंगे, जो करेंगे, हम साथ हैं, लेकिन उस पर हम क्या बोल सकते हैं? उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नियम को तो सबको मानना पड़ेगा। और ये जो आज की जो सरकार है ऐसे ही इसका ही फ़ायदा उठाती है। इससे हम लोगों को सतर्क रहना है, लोगों को जागरूक करना है और अपने चुनाव पर ध्यान देना है। बाकी आपके कार्यकर्ता की जो तादाद है ना, वो उनको देखकर लगता नहीं है कि वहाँ सैयद राजा में कोई अवैध वोट जो है वो डाल के चला जाएगा। नहीं, इस बार तो नहीं होगा। हाँ, इससे पहले हुए हैं, लेकिन इस बार होगा नहीं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल हर एंगल पर उसका ख्याल करने का काम करें। अपने कार्यकर्ताओं को देंगे कोई संदेश अभी यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से? नहीं, कार्यकर्ताओं को संदेश अभी टाइम है। कार्यकर्ताओं को यही देना है कि बिल्कुल देखते रहिए कि कोई बाहर से आके वोटर लिस्ट में गड़बड़ न कर पाए। ये तो हमारे लोग तैयार हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई नया मकान शिफ्ट तो नहीं हो रहा कहीं पर कुछ ऐसा। पीडीए का बड़ा दांव जो है वो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही ईडी, सीबीआई और ये तमाम जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, इनको लेकर के सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस भी और तमाम विपक्षी दल परेशान हैं। और ख़ासतौर पर आपके जो बहुत बड़े चेहरे हैं आजम खान, वो पिछले लंबे समय से इन चीज़ों को झेल रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनको लेकर के आप क्या सोचते हैं कि क्या ये वाकई में अब आज़ाद है, या जो कहा जाता है कि अब तोता बन गई है सरकार का, ऐसी चीज़ों को आप भी कंसिडर करते हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले भी ये तोता ही थे, ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार में तोता नहीं थे, लेकिन पहले थोड़ा सा लाज शर्म थी। इस सरकार में वो लाज शर्म खत्म हो गया है। पहले डरते थे लोगों से, आज वो डर खत्म हो गया है। यह जो लॉलीपॉप जो दिखाते हैं ना, उस लॉलीपॉप के चक्कर में हमारे जैसे लोग गुमराह हो जाते हैं। इसलिए अब
ये लोग वही लालीपाप कितने दिन दिखाओगे जी? बहुत दिन चल गया। अब जनता जागरूक हो गई है, इस बार पलट देगी, बिहार में भी पलट देगी, यूपी भी पलट देगी, इसलिए टेंशन अब लेने की बहुत जरूरत नहीं है। आपका ना कॉन्फिडेंस और आपकी जो बातें हैं मज़ेदार है वाकई में, और जो जिस एक्सेंट में आप बात करते हैं वो वाकई लोगों को, ज़मीनी लोगों को जोड़ता भी है। धोती कुर्ता पहन के क्रिकेट खेलते हैं, आपके वीडियोस सबने देखे हैं। ये क्या है, मतलब आप एडिडास या जो बड़ी कंपनीज उनका ऐड नहीं करते हैं या अपनी परंपरा को, इतिहास को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं? एडिडास और बड़ी कंपनियों का भी हम लोग जूता पहनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहनते हैं। लेकिन रह गई सवाल धोती कुर्ता, हमारे बाप दादा पहने हैं तो उस परंपरा को ढो रहे हैं हम भी। और मैं कहूँगा नौजवानों से कि आप ये धोती कुर्ता पहनिए, जो धोती कुर्ता एक बार पहन लेगा वो पैंट शर्ट के पीछे नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसलिए आज आप भी बिल्कुल, मैं आज ही नहीं, मैं हर समय धोती कुर्ता में ही रहता हूँ। आप प्रमोट कर रहे हैं धोती कुर्ता? हाँ बिल्कुल, प्रमोट करना चाहिए। आजकल की जो पॉलिटिक्स है ना वो ये है कि पहले था आप सफेद कुर्ता पहनिए, लेकिन आजकल जो है बहुत सारे युवा नेता, हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें, कोट पैंट में आ गए हैं। आप वो स्टाइल को इंडिया में पसंद नहीं कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल? नहीं, ठीक है, धोती कुर्ता से हम लोगों को थोड़ा सोचते हैं कि ये गंवार है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारी कल्चर है, हमारे बाप दादा इसको पहने हैं, और धोती कुर्ता बहुत आरामदायक वस्त्र है, इसलिए इसको पहनना चाहिए। और इसको पहनने में मुझे गर्व भी महसूस होता है, इसलिए मैं पहनता हूँ। क्रिकेट देखते भी हैं, शौक भी है? बिल्कुल, हल्का फुल्का। पसंदीदा खिलाड़ी आपके? कोई नहीं है, मैं बहुत क्रिकेट उस लेवल के दीवाने नहीं हैं आप, लेकिन पसंद करते हैं कि भारत की क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म करे, जीतती रहे। सिनेमा देखते हैं? बहुत कम देखते हैं। बहुत कम। फिर अपना जो पर्सनल टाइम है आपका, हालांकि ज़्यादा समय तो आप जनता के बीच में रहते हैं और चंदौली और सैयद राजा की गलियों में ही आप नज़र आते हैं, लेकिन अपना जो पर्सनल टाइम है उसको कैसे आप गुजारते हैं? पर्सनल टाइम बहुत कम मिलता है, और जब पर्सनल टाइम मिलता है तो अपने नाती पोता को खिलाने में समय गंवा देता हूँ। पिक्चर और क्रिकेट में समय नहीं दे पाता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं। बिल्कुल जी। अच्छा, कुछ नाम है हमारे पास, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनल उन लीडर्स को लेकर के क्या है वो असल में मैं जानना चाहूँगा। आप पर्सनली इस चेहरे के बारे में क्या सोचते हैं? पहला सवाल यही है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड किसका अच्छा है? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव। हाजिर जवाबी इन तीनों में से किसकी ज़्यादा अच्छी है? देखिए, ऐसा है कि अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है, तो अखिलेश यादव तो हमारे नेता हैं, उनकी, और जिसको लोग पसंद जो करते हैं ना, उनके अच्छे हों या बुरे, उनके काम अच्छे लगते हैं, इसलिए अखिलेश यादव तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी, जो पहले राहुल गांधी थे, जैसे मैंने कहा अखिलेश जी के बारे में भी यही बात मैं कह रहा था, तो राहुल गांधी, वो पहले वाले राहुल गांधी भी नहीं रह गए हैं। राहुल गांधी जब से वो भारत की जो यात्रा की है ना, उसके बाद राहुल गांधी जी में बहुत निखार आया है, और मुझे लग रहा है कि ये निखार रहेगा तो राहुल गांधी एक दिन देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड अखिलेश यादव जी का बहुत बेहतर है, और मैं कायल भी उनका पर्सनली, मैंने भी उनको सुना है, वो हाजिर, मतलब उसी वक्त जो जवाब देते हैं ना, सामने वाला कई बार हैरान हो जाता है, और कई इंटरव्यूज़ में मैंने असल में ये देखा भी और सुना भी है। दो नाम, इन दोनों की मौजूदा हालत को देखकर इनका भविष्य आपको कैसा दिखता है? एक है ब्रजेश पाठक जी, एक है केशव प्रसाद मौर्य जी। इनका भविष्य क्या नज़र आ रहा है आपको, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, जात की राजनीति है, इसलिए जात के नाम पर तो बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं क्या कहूँ, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, अभी आपके फतेहपुर में 2 दिन पहले ही एक महिला ने बच्चे को जन्म दे दी, हॉस्पिटल के सामने, हॉस्पिटल में ताला लगा था। इससे दुर्भाग्य और क्या होगा इस देश के लिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ताला लगा है और बच्चे को जन्म माँ दे रही है गेट पर ही। वही हालत चंदौली में कुछ दिन पहले मैं खुद स्वयं लेके गया था, एक बेटी गिर गई थी कुएं में, और उसको जब मैं लेके गया तो हॉस्पिटल बंद थे, वो भी क्या बोलते हैं ब्लॉक का हॉस्पिटल, जो कि 24 घंटा वहाँ पे डॉक्टर रहना चाहिए, वो हॉस्पिटल में भी ताले लगे थे। मैंने सीएमओ को भी बोला, सबको डांटा धपकारा भी, उस दिन से तो अब रहते हैं, लेकिन अभी फिर जाके इस बार चेक करना है कि रहते हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी हॉस्पिटलों की 19-20 वही हालत है। ये लोग प्राइवेट अपना बना लिए हैं और थोड़ा बहुत एडजस्ट करके उसमें से ये लोग काम चलाने का काम करते हैं। इसलिए मैं कुछ कहूँगा नहीं, ये बड़े नेता हैं, नाराज़ हो जाएंगे। सबकी जय हो। अच्छा, ठीक है। मैं असल में वो जानना चाह रहा था आपसे कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में जो खींचतान चल रही है, वो खबरें जब आप तक पहुंचती होगी, केशव प्रसाद मौर्य अलग फ्लाइट से जा रहे हैं, ये सब खबरें सुखद है, मतलब अच्छी लगती हैं सुन के? क्या खींचतान ना अच्छी लगती है ना बुरी लगती है, इस पर हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा। हम लोग अपने काम में लगे हैं कि जनता का कैसे भला हो,
क्योंकि हम लोग समाजवादी इसमें विश्वास रखते हैं कि अगर सत्ता में रहो तो सदन में बैठ के काम करो, और सत्ता में नहीं रहो तो लोगों के बीच में बैठकर काम करो। हम लोग काम करने में विश्वास। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा सवाल है, दिलचस्प भी है। उत्तर प्रदेश का बेहतर सीएम कौन रहा है, आदरणीय मुलायम सिंह जी या अखिलेश यादव जी? दोनों में से एक चुनना है आपको। देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को हम लोग सुने थे, अखिलेश यादव जी को हम लोग देखे हैं। अखिलेश यादव जी जैसा सीएम हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेताजी बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा और जो किया, छोटी छोटी बातों को, चाहे कॉलेज के माध्यम से, कैनाल के माध्यम से या बिजली घर के माध्यम से, ये सब जो काम किया है अखिलेश यादव, चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के नाम से, ये काम उनका, वो काम बोलता है, जो उनका स्लोगन था बिल्कुल वो बोलता है। भले वो आज आप लोगों का भी, मैं चैनल पर बैठ के भी ये गुस्ताखी करने जा रहा हूँ कि कहीं न कहीं आप लोग भी बिल्कुल देखने का काम कर रहे हैं, कुछ जो सच्चाई को बोल नहीं पाते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा, आपको भी इस बात की कष्ट होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बोल नहीं पाते हैं, अखिलेश यादव जी के काम को आपको भी दिखाना चाहिए जो उन्होंने किया है। और इस मामले में मुंसिफ वाकई मुंसिफाना काम करता भी है, और हर खबर को हम उस नज़रिए से दिखाते हैं जहाँ पर दोनों चीज़ों को हम साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, और हम छोड़ते व्यूवर्स पर है कि आप अब डिसाइड कीजिए कि दोनों में से बेहतर कौन है। खबरें हम मुकम्मल हमेशा से दिखाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक आखिरी सवाल इस प्रोग्राम का अब रह गया, यह है कि आगामी चुनाव में जब आप जाएंगे, सैदराजा विधानसभा सीट आपको मिलेगी या चंदौली की और कोई भी सीट जो आपको पार्टी हाईकमान बोलेगा कि यहाँ से आप लड़िए, क्या विजन है आपका पर्टिकुलर उस विधानसभा को लेकर? और अगर सैदराजा से ही आप चुनाव लड़ते हैं तो कौन से काम जो नहीं कर पाए सुशील सिंह जी, और आप कह रहे हैं कि मैं दम भर के गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं करूंगा? देखिए, हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज में बनवाया, उस मेडिकल कॉलेज को राजकीय मेडिकल कॉलेज से स्वशासित मेडिकल कॉलेज करवाने का काम है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। विधायक के तौर पर जो विधायक हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, मैं एक ही विधायक की बात करूँ, करीब 99% विधायक की मैं बात करता हूं कि उनके पास जबान नहीं रह गई है, बोलने की वो नहीं रह गई। उनको डर लगता है कि मैं बोल दूंगा तो मेरा टिकट कट जाएगा, मैं हटा जाऊंगा। तो मैं पूछता हूं, जब आप काम ही नहीं कर पाते तो क्यों विधायक बने हो यार? हट जाओ ना, क्या मतलब है? आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए विधायक बने हो तो कोई भी जाके बड़ा टेंडर ले लो, बड़ा काम कर लो, पैसा कमा लोगे। आप सेवा के लिए उतरे हो तो कुछ करो। मैं कह रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट, मैं एक विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूं। पूरे पूर्वांचल में न बिजली घर बने हैं, न पावर हाउस बना है, न पंप कैनाल बने हैं, न कॉलेज बने हैं। मैं अयोध्या गया था, एयरपोर्ट से जब मैं उतरा तो मैंने देखा कि वहाँ पर भगवान राम के पिताजी के नाम पर दशरथ, बाबा राजा दशरथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज है। उसको भी मैंने देखा तो उसमें लिखा था कि राजा दशरथ, बाबा दशरथ ऐसे कुछ करके स्वशासित मेडिकल कॉलेज लिखा है। हमारे यहाँ नाम जब बदला गया बाबा किनाराम के नाम पर तो हम बहुत खुश हुए कि बाबा किनाराम के नाम पर मेडिकल कॉलेज है, लेकिन बाबा किनाराम के नाम पर वो राजकीय मेडिकल कॉलेज को बाबा किनाराम स्वशासित मेडिकल कॉलेज कर दी। पूरे प्रदेश में ही बदलने का काम करती है। हमारी सरकार आएगी तो स्वशासित मेडिकल कॉलेज को राजकीय मेडिकल कॉलेज कराने का काम करेंगे। जिस दिन हम लोग के केंद्र में भागीदारी होगी, हम लोग जाते जाते थोड़े पे रुक गए, उस दिन ये अग्निवीर को बंद करने का काम होगा, और उस दिन चंदौली में दोबारा सेना भर्ती करने का काम होगा। क्योंकि आज नौजवान बिल्कुल गुमराह हो गया है। नौजवान सोच रहा है कि ये सरकार कब बदले, और इसलिए कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि ये सरकार नौजवान बदल देंगे। किसान की बात करते हैं, किसान को बिजली चाहिए, किसान को पानी चाहिए। ये एक बार नहीं कई बार मैं कह चुका हूं कि यह किसी भी कम करने के तैयार नहीं है। ये लोग सिर्फ गुमराह कर, झूठ बोलते हैं। कुछ भी होगा तो हिंदू मुसलमान कह देंगे कि मुसलमान हावी हो जाएंगे, हिंदू खतरे में हो जाएगा। अरे यार, जहां 80% हिंदू हैं हिंदुस्तान में, 20% मुसलमान हैं, सरकार बदल जाएगी तो खतरे में आ जाएंगे। कहां से खतरे में आ जाएंगे भाई? खतरे में तो मुसलमान को होना चाहिए, हिंदू कहां से खतरे में हो जाएगा? ये सिर्फ लोगों को भ्रम में डालने का काम करते हैं, और ये भ्रम जनता धीरे धीरे अब जान गई है। इनके जनता इसलिए नहीं बोल रही कि मैंने पहले ही कहा कि पहले घोषित आपातकाल था, आज अघोषित आपातकाल है, इसलिए जनता बोल नहीं रही है, जनता डिसाइड करेगी। जैसे लोकसभा में परिणाम आया, उससे बड़ा परिणाम आपको विधानसभा में मिलने का काम होगा।
और एक और परिणाम जो अखिलेश यादव जी ने भी कह दिया कि मनोज जी अगर जीतेंगे तो सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में भी बनेगी और मनोज जी वहां अपनी जगह से भी विधायक होंगे। अगर ये समीकरण बैठ जाता है तो वाकई में आप जो कह रहे हैं 2027 में वही देखने को मिलेगा जो 2012 के चुनाव के बाद देखने को मिला था। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत सारी बातें आपने हमको बताई और एक्चुअल में उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उसका एक नक्शा आपने दिखाया और हमारे जो व्यूवर्स हैं, नाजरीन हैं, वो भी समझ पाए होंगे जाहिर तौर पर कि किस तरह से सर्कल चल रहा है, कहाँ से चीज़ें गलत शुरू होती है और वो घूम फिर कर तमाम गलतियों को लेकर वापस उसी जगह पर पहुँच जाती है। यानी अगर आप अपने लिए सरकार गलत चुन लेते हैं तो 5 साल तक आप उसी चक्र में फंस जाते हैं और वो चक्र आपको मुसलसल डिस्टर्ब करता रहता है, तंग करता रहता है। प्रोग्राम खास मुलाकात में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मैं लूंगा आपसे इजाजत। आप बने रहें, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।